हेलो दोस्त। इससे पहले मैंने प्राचीन भारतीय इतिहास के जितने भी लेक्चर हुए वो अपलोड कर दिए हैं और यह है मौर्योत्तर काल। इससे पहले मौर्य वंश को देखे थे और मौर्य वंश के बाद अब मौर्योत्तर काल है और इसमें देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल के अंतर्गत देशी देशी शासक यानी शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश को देखने वाले हैं। और अगले लेक्चर में देखेंगे विदेशी शासक यानी हिंदी वंशक पहले कुषाण को देखेंगे। तो आइए देखते हैं शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश के इतिहास। और चैप्टर का नाम है मौर्योत्तर काल। और मौर्योत्तर काल को हम लोग दो भाग में बांटकर पढ़ते हैं, देशी शासक और विदेशी शासक। देशी शासक के अंतर्गत आता है शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश और विदेशी शासक के अंतर्गत आता है हिंदी वंशक पहले कुषाण। तो आइए देखते हैं शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश के विषय में। बात की जाए शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश का शासनकाल रहा है 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व। इससे पहले मैंने मौर्य वंश पढ़ा था। तो मौर्य वंश का शासनकाल था आपको 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व। और मौर्य वंश का अंत हुआ, उसके बाद मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की नींव पड़ी। और शुंग वंश का शासनकाल है 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व। तो देखते हैं मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त हुए। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन हुए? बृहदत्त हुए। और बृहदत्त की आपको हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की नींव डाली। मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की नींव डाली। तो मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त हुए और बृहदत्त की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर शुंग वंश की नींव डाली। और पुष्यमित्र शुंग की दो राजधानी हुआ करती थी। पुष्यमित्र शुंग की कितनी राजधानी हुआ करती थी? दो। और एक राजनीतिक राजधानी और एक सांस्कृतिक राजधानी हुआ करती थी। बात की जाए तो राजनीतिक राजधानी, तो पुष्यमित्र शुंग की राजनीतिक राजधानी पाटलिपुत्रा हुआ करती थी, जबकि सांस्कृतिक राजधानी विदिशा हुआ करती थी। विदिशा जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और पुष्यमित्र शुंग एक साम्राज्यवादी शासक था और इन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में विदर्भ का अभियान किया। पुष्यमित्र शुंग एक साम्राज्यवादी शासक था और इन्होंने यानी पुष्यमित्र शुंग ने अपने साम्राज्य विस्तार को लेकर अपने पुत्र अग्निमित्र के नेतृत्व में विदर्भ का अभियान किया। तो पुष्यमित्र शुंग का जो पुत्र था वह अग्निमित्र था और अग्निमित्र के नेतृत्व में ही विदर्भ का अभियान किया। और वहाँ के शासक अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित किया। और वहाँ के जो शासक थे यानी विदर्भ के जो शासक थे यज्ञसेन थे। विदर्भ के शासक कौन थे? यज्ञसेन थे। और अग्निमित्र ने विदर्भ के शासक यज्ञसेन को पराजित किया और विदर्भ को अपने पिता के साम्राज्य में मिलाया। तो अग्निमित्र का पिता थे पुष्यमित्र शुंग थे और पुष्यमित्र शुंग ने विदर्भ को जीत लिया और यज्ञसेन के शासक को पराजित करके विदर्भ को जीता और अपने साम्राज्य में मिलाया। और इसी अभियान के क्रम में ही अग्निमित्र का नज़र यज्ञसेन की चचेरी बहन मालविका पर पड़ा। जब विदर्भ का अभियान कर रहे थे अग्निमित्र, तो उसी समय यज्ञसेन का चचेरी बहन मालविका पर नज़र पड़ा अग्निमित्र का। और आपको उसके बाद अग्निमित्र ने मालविका से प्रेम कर बैठा। तो मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के विषय में जानकारी हमें मालविका अग्निमित्र नामक ग्रंथ देता है। मालविका और अग्निमित्र के प्रेम कहानी के विषय में विस्तारपूर्वक जानकारी कौन देता है? मालविका अग्निमित्र देता है। और मालविका अग्निमित्र नामक ग्रंथ की रचना कालिदास ने किया है। और पुष्यमित्र शुंग अपने समकालीन हिंदी यवन शासक मिनांडर को पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग अपने समकालीन हिंदी यवन शासक मिनांडर को पराजित किया। मिनांडर कहाँ के शासक था? यह हिंद यवन शासक था जिसको पराजित पुष्यमित्र शुंग ने किया। और पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित पतंजलि था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्यमित्र शुंग का राजपुरोहित कौन था? वह पतंजलि था, जिन्होंने उनके लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। यानी पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2
अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। इस बात की जानकारी हमें धनदेव के अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। यानी कहने वाली बात यह है कि धनदेव के अयोध्या से हमें यह जानकारी प्राप्त होता है कि पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाया। पतंजलि ने पुष्यमित्र शुंग के लिए 2 अश्वमेध का आयोजन करवाया। इसकी जानकारी धनदेव के अयोध्या लेख से प्राप्त होती है। और पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया तथा सांची के स्तूप में संगमरमर भी लगवाया। पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप में संगमरमर भी लगवाया और सांची के स्तूप को अस्थायी रूप भी दिया। पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध विरोधी कहा जाता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि उन्होंने भरहुत स्तूप का निर्माण करवाया और सांची के स्तूप में संगमरमर लगवाया। क्वेश्चन पूछेगा कि सांची के स्तूप जिस सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, उस सांची के स्तूप में संगमरमर लगाने का काम किसने किया? यह किया पुष्यमित्र शुंग। और सांची के स्तूप को अस्थायी रूप भी दिया था पुष्यमित्र शुंग ने। विद्वानों का ऐसा मानना है कि पुष्यमित्र शुंग के समय हिंदू धर्म और संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। बहुत सारे विद्वानों का ऐसा मानना है कि पुष्यमित्र शुंग के समय ही हिंदू धर्म और संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान हुआ था। कालांतर में जाकर पुष्यमित्र शुंग का निधन हो गया था। उसके बाद उसका उत्तराधिकारी उसके पुत्र अग्निमित्र बना था और जो अयोग्य साबित हुए थे। अग्निमित्र अयोग्य शासक साबित हुए थे और अग्निमित्र राजा बनने से पहले विदिशा के गौप्ता मतलब उपराजा थे। तो आपको अग्निमित्र राजा बनने से पहले विदिशा के उपराजा थे। क्वेश्चन पूछेगा कि अग्निमित्र राजा बनने से पहले कहाँ के उपराजा थे? तो विदिशा के उपराजा थे। और शुंग वंश में कुल 10 शासक हुए और जिसमें शुंग वंश के 9वें शासक हुए थे आपको भागभद्र। शुंग वंश में टोटल 10 शासक हुए, जिसमें शुंग वंश के 9वें शासक हुए थे भागभद्र थे, जो भागवत धर्म को मानता था। भागभद्र वह शुंग वंश के 9वें शासक थे और भागभद्र जो है ना वह भागवत धर्म को मानता था। और भागभद्र के दरबार में हिंद यवन शासक अंतिआल्किडस के राजदूत बनकर हेलियोडोरस आया था। भागभद्र के दरबार में हिंद यवन शासक अंतिआल्किडस का राजदूत बनकर हेलियोडोरस आया था। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भागभद्र के दरबार में जो हेलियोडोरस आया था वह किसके राजदूत थे? वह तो अंतिआल्किडस, हिंद यवन शासक अंतिआल्किडस के राजदूत थे। हेलियोडोरस भागवत से प्रभावित होकर भागवत धर्म को अपना लिया। हेलियोडोरस भागवत धर्म को अपना लिया और भगवान विष्णु के सम्मान में मध्य प्रदेश के विदिशा या वैश्यनगर में गरुड़ स्तंभलेख का निर्माण करवाया। यह एक निजी स्तंभलेख था। इस स्तंभलेख पर भगवान विष्णु के देवदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भागवत धर्म को अपना लिया हेलियोडोरस ने और भगवान विष्णु के सम्मान में हेलियोडोरस ने ही मध्य प्रदेश के विदिशा या वैश्यनगर में गरुड़ स्तंभलेख का निर्माण करवाया। और यह एक निजी स्तंभलेख था और इस स्तंभलेख पर भगवान विष्णु के देवस्य शब्द का प्रयोग किया। शुंग वंश के अंतिम एवं 10वें शासक आपको देवभूति हुए। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग हुए, जबकि शुंग वंश के 10वें और अंतिम शासक देवभूति हुए और देवभूति की हत्या वासुदेव कण्व ने कर दी और शुंग वंश के स्थान पर कण्व वंश की नींव डाली। अब देखते हैं कण्व वंश। तो इससे पहले देखे थे शुंग वंश। शुंग वंश का शासनकाल था 185 ईसा पूर्व से लेकर 75 ईसा पूर्व यानी BC यानी बिफोर क्राइस्ट यानी ईसा पूर्व। और अब है कण्व वंश। कण्व वंश का शासनकाल है 75 ईसा पूर्व यानी 75 BC से लेकर 30 BC।
तो आइए देखते हैं शुंग वंश। शुंग वंश के बाद जो है ना कण्व वंश के शासकों ने शासन किया। शुंग वंश को देख चुके हैं, शुंग वंश के बाद कण्व वंश को देखते हैं। और शुंग वंश के बाद कण्व वंश के शासकों ने शासन किया और इस वंश की स्थापना यानी कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने की। कण्व वंश की स्थापना वासुदेव कण्व ने की और वासुदेव कण्व के अलावा इस वंश में भूमिमित्र कण्व, नारायण कण्व और सुशर्मा कण्व शासक हुए। और इन शासकों में अंतिम शासक यानी कण्व वंश के अंतिम शासक सुशर्मा कण्व हुए, जिसकी हत्या सिमुक ने कर दी। सुशर्मा कण्व की हत्या सिमुक ने कर दी और कण्व वंश के स्थान पर आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। आंध्र सातवाहन वंश की नींव डाली। तो मैंने अब पढ़ने वाले हैं आंध्र सातवाहन वंश के बारे में। इससे पहले पढ़े थे शुंग वंश। शुंग वंश के संस्थापक आपको पुष्यमित्र शुंग, कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव कण्व, और अब देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश। और आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। आइए देखते हैं आंध्र सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश। आंध्र सातवाहन वंश इनका शासनकाल है 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी। 30 BC यानी बिफोर क्राइस्ट 30 BC से लेकर 250 AD, 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 ईस्वी तक है आंध्र सातवाहन वंश का शासनकाल है। और आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम मौर्यों के अधीन रहकर सामंत या अधिकारी के तौर पर काम किया। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम मौर्यों के अधीन रहकर सामंत या अधिकारी के तौर पर काम किया। अर्थात हम कह सकते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश के शासक मौर्यों के सामंत थे। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र सातवाहन वंश किस वंश के सामंत थे, तो मौर्यों के सामंत थे। और इस वंश का शासन यानी आंध्र सातवाहन वंश का शासन आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में रहा था। आंध्र सातवाहन वंश का शासन जो रहा था वह आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के क्षेत्र में रहा था। और आंध्र सातवाहन वंश ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु के तौर पर काम किया है। आंध्र सातवाहन वंश ने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु के तौर पर काम किया। प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस राजवंश के शासकों ने सबसे लंबे अवधि तक शासन किया है वह है आंध्र सातवाहन वंश। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत कौन सा ऐसा राजवंश हुए जिन्होंने अधिक दिनों तक शासन किए थे, तो वह था आपको आंध्र सातवाहन वंश। क्योंकि आंध्र सातवाहन वंश का शासन काल है 30 ईसा पूर्व से लेकर 250 यानी 250 ईस्वी। यानी इस प्रकार कह सकते हैं कि आंध्र सातवाहन वंश का शासनकाल 280 वर्ष तक रहा है, 280 वर्ष तक रहा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत किस राजवंश का शासनकाल सबसे अधिक दिनों तक रहा है, तो आंसर हो जाएगा आंध्र सातवाहन वंश, लगभग 280 वर्षों तक। और नोट में है भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सीसा का सिक्का आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ही जारी किया। तो सीसा का सिक्का सर्वप्रथम आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ही जारी किया। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सीसा का सिक्का आंध्र सातवाहन वंश के शासकों ने ही जारी किया। वही हिंद यवन शासकों में स्टेटो द्वितीय ने सीसा का सिक्का जारी किया है। वही हिंद यवन शासकों में स्टेटो द्वितीय ने सीसा का सिक्का जारी किया। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको UPPCS में कि आपको हिंद यवन शासकों में से कौन सीसा का सिक्का जारी किया था, आंसर हो जाता स्टेटो द्वितीय ने। भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम सीसा का सिक्का जारी किया आंध्र सातवाहन वंश। और वही हिंद यवन शासकों में आपको सीसा का सिक्का जारी किया स्टेटो द्वितीय। सातवाहन वंश के शासन की स्थापना सिमुक ने किया था। सातवाहन वंश या आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने किया था। और इस राजवंश की स्थापना और इस राजवंश की राजधानी यानी आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी आंध्र प्रदेश में स्थित प्रतिष्ठान या पैठन में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी कहाँ है, तो आंध्र सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की है। और इस राजवंश के प्रथम स्वतंत्र शासक आंध्र सातवाहन वंश के प्रथम स्वतंत्र शासक सातकर्णी फर्स्ट हुए। और जिसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलती है।
सातकर्णी फर्स्ट के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलती है। और इस अभिलेख की रचना सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी नैनिका ने की है। सातकर्णी फर्स्ट के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से मिलती है। और नानाघाट अभिलेख की रचना सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी नैनिका ने किया है। और नानाघाट अभिलेख प्रथम अभिलेख है जिसमें भूमिदान की प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है। नानाघाट अभिलेख प्रथम अभिलेख है जिसमें भूमिदान की प्रथा का प्रचलन देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से ऐसे प्रथम अभिलेख है जिसमें भूमिदान प्रथा का प्रचलन देखने को मिलता है, तो आंसर हो जाएगा नानाघाट अभिलेख। और नानाघाट अभिलेख की रचना आपको सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी नैनिका ने किया। और सातकर्णी फर्स्ट के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नानाघाट अभिलेख से ही मिलती है। और सर्वप्रथम नानाघाट अभिलेख में ही भूमिदान प्रथा का प्रचलन भी देखने को मिलती है। और सातकर्णी फर्स्ट ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। सातकर्णी फर्स्ट जो है ना, वह सातकर्णी फर्स्ट ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। क्वेश्चन पूछेगा कि सातकर्णी फर्स्ट ने कितने अश्वमेध यज्ञ और कितने राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया, तो आंसर हो जाएगा 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसूय यज्ञ का आयोजन करवाया। सातकर्णी फर्स्ट ने दक्षिणापथपति की उपाधि धारण की। सातकर्णी फर्स्ट ने दक्षिणापथपति की उपाधि भी धारण की है। और सातकर्णी फर्स्ट ने अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्रा चलवाया। और सातकर्णी फर्स्ट की पत्नी कौन थी? नैनिका थी। और सातकर्णी फर्स्ट ने अपनी पत्नी के नाम से रजत मुद्रा चलाया। और सातकर्णी फर्स्ट के बाद सातवाहन वंश के अगले महान शासक हाल हुए। सातकर्णी प्रथम के बाद सातवाहन वंश के अगले शासक हाल हुए। हाल है वो जो एक विद्वान शासक थे। हाल यह सातकर्णी फर्स्ट के बाद सातवाहन वंश के महान शासक बने। और हाल एक विद्वान शासक थे और इन्होंने प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की है। गाथा सप्तशती की रचना हाल ने किया, वह प्राकृतिक भाषा में। हाल एक विद्वान शासक था और हाल प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की है। क्वेश्चन पूछेगा कि हाल जो एक विद्वान शासक था, उन्होंने किस भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की है, तो प्राकृतिक भाषा आंसर होगा। हाल के दरबार में बृहद कथा के रचयिता गुणाद रहते थे। हाल के दरबार में बृहद कथा के रचयिता गुणाद और कांतंत्र व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन रहते थे। तो क्वेश्चन पूछेगा बृहद कथा के रचयिता कौन थे? बृहद कथा के रचयिता कौन थे? गुणाद थे। और यह हाल के दरबार में बृहद कथा के रचयिता गुणाद और कांतंत्र व्याकरण के रचयिता सर्ववर्मन रहते थे। तो हाल के दरबार में रहते थे गुणाद और सर्ववर्मन। और गुणाद ने बृहद कथा की रचना की है और सर्ववर्मन ने कांतंत्र व्याकरण की रचना की है। अब अगला शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी। आंध्र सातवाहन वंश के सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी हुए। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल है 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल है 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी। और गौतमीपुत्र सातकर्णी यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक थे। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश के सबसे महान शासक थे। और इनके समय सातवाहनों का शासन मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। मालवा जो कि मध्य प्रदेश में है, मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। और इन्होंने राजा राज और बिंध नरेश जैसी उपाधि धारण किया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस सातवाहन शासक ने राजा राज और बिंध नरेश जैसी उपाधि धारण की है, तो हो जाएगा गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही राजा राज और बिंध नरेश जैसी उपाधि धारण की है। और इसके विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी हमें नासिक अभिलेख से मिलती है। और नासिक अभिलेख की रचना
आपको गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बालश्री ने की है। गौतमी बालश्री, गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बालश्री थी और नासिक अभिलेख की रचना गौतमी बालश्री ने ही की है। और नासिक अभिलेख से ही गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी मिलती है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का शासनकाल 106 ईस्वी से लेकर 130 ईस्वी तक रहा है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी यह सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के समय ही सातवाहनों का शासन मध्य प्रदेश यानी मालवा मध्य प्रदेश में पड़ता है, मालवा से लेकर कर्नाटक तक फैला हुआ था। और गौतमीपुत्र सातकर्णी के विषय में विस्तार पूर्वक जानकारी नासिक अभिलेख से मिलती है। और नासिक अभिलेख की रचना गौतमीपुत्र सातकर्णी की माता गौतमी बालश्री ने की है। और नासिक अभिलेख यह बताता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया था। नासिक अभिलेख यह बताता है, नासिक अभिलेख ही हमें यह बताता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष शक शासक नहपान के साथ वैनगंगा नदी के पटट हुआ था। वैनगंगा, गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष शक शासक नहपान के साथ वैनगंगा नदी के तट पर हुआ। तो क्वेश्चन पूछेगा कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का संघर्ष शक शासक नहपान के साथ किस नदी पर हुआ था? वैनगंगा नदी पर हुआ था। और जिसमें गौतमीपुत्र सातकर्णी की जीत हुई तथा उन्होंने शक शासित क्षेत्रों को जीतकर अपने साम्राज्य में लाया। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक नामक नगर को बसाया। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक नामक नगर को बसाया और वेनकटक स्वामी की उपाधि भी धारण की। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने वेनकटक स्वामी की उपाधि भी धारण की और वेनकटक नामक नगर को भी बसाया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि आपको वेनकटक नामक नगर किसने बसाया? ऐसे कि बिहार दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन था, श्रीनगर को किसने बसाया? तो अशोक ने बसाया था। तो इस प्रकार यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि वेनकटक नामक नगर को किसने बसाया? यह बताया गौतमीपुत्र सातकर्णी ने बसाया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने। और वेनकटक स्वामी की उपाधि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने ही धारण की। और नासिक के जोगलथम्भी से सिक्का का भंडार मिला है। तो सिक्का का भंडार कहाँ से मिला है? नासिक के जोगलथम्भी से। क्वेश्चन पूछेगा कि नासिक के किस जगह से सिक्का का भंडार मिला है? तो वो जगह जोगलथम्भी। नासिक के जोगलथम्भी से सिक्का का भंडार मिला है, जिस पर एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है तो दूसरी तरफ शक शासक नहपान का चित्र अंकित है। नासिक के जोगलथम्भी से सिक्का का भंडार मिला है, जिस पर एक तरफ गौतमीपुत्र सातकर्णी का चित्र अंकित है तो वही तरफ दूसरी तरफ शक शासक नहपान का चित्र अंकित है। नहपान का चित्र अंकित है। और अगला है वशिष्ठिपुत्र पुलुमानी। इनका शासनकाल है 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी। गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी वशिष्ठिपुत्र पुलुमानी बना। इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य का विजय किया तथा इस उपलक्ष्य में प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि भी धारण की। और ऐसा कहा जाता है कि इसका संघर्ष शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ था, जिसमें रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को पराजित किया और जिसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख देता है। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी, जिनका शासनकाल 130 ईस्वी से लेकर 154 ईस्वी रहा है। और गौतमीपुत्र सातकर्णी का उत्तराधिकारी वशिष्ठिपुत्र पुलुमानी बना और इन्होंने आंध्र प्रदेश राज्य का विजय किया। तो वशिष्ठिपुत्र पुलुमानी ने आंध्र प्रदेश राज्य को जीता और इस उपलक्ष्य में वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी ने प्रथम आंध्र सम्राट की उपाधि भी धारण की। वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी। और इसका संघर्ष शक शासक रुद्रदामन के साथ हुआ था, जिसमें रुद्रदामन ने वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी को पराजित किया। और इसकी चर्चा जूनागढ़ या गिरनार अभिलेख में देखने को मिलती है, लेकिन रुद्रदामन ने उनके राज्यों कोई क्षति नहीं पहुंचाया क्योंकि दोनों के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित था। क्वेश्चन पूछेगा कि आपको वशिष्ठिपुत्र पुलुमावी और रुद्रदामन के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि रुद्रदामन की विजय हुई और
इस युद्ध में जीतने के बाद उसके राज्य को कोई क्षति नहीं पहुंचाई, क्योंकि उसके बीच वैवाहिक संबंध स्थापित था। और अगला शासक है यज्ञश्री सातकर्णी। यज्ञश्री सातकर्णी यह इस राजवंश का अंतिम महान शासक था। और आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। और आंध्र सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। और आंध्र सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक यज्ञश्री सातकर्णी थे। और यह समुद्री यात्रा का काफ़ी शौकीन था। यज्ञश्री सातकर्णी जो था ना, वो समुद्री यात्रा का काफ़ी शौकीन था। यज्ञश्री सातकर्णी समुद्री यात्रा का काफ़ी शौकीन था। और इनके सिक्कों पर जलपोत की आकृति देखने को मिलती है। क्वेश्चन पूछेगा किस सातवाहन शासकों के सिक्कों पर जलपोत की आकृति देखने को मिलती है, तो आंसर हो जाएगा यज्ञश्री सातकर्णी। और यज्ञश्री सातकर्णी सातवाहन वंश के अंतिम महान शासक थे। और सातवाहन वंश के सबसे अंतिम शासक की बात की जाए तो सातवाहन वंश के अंतिम शासक विजय थे। और सातवाहन वंश के संस्थापक या सातवाहन वंश के प्रथम शासक सिमुक हुए थे, सिमुक। और सातवाहन वंश के अंतिम शासक कौन है? अंतिम शासक विजय है। और यह पूरा हुआ मौर्योत्तर काल के अंतर्गत शुंग कण्व सातवाहन वंश के विषय में जानकारी। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद।